नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। और दोस्तों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि अब हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की जो सीरीज प्रारंभ कर रखी है, उसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे अध्याय 3 की। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में आपको ये पता चलेगा कि अल्पसंख्यक आयोग या केंद्र सरकार किस प्रकार से अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयासरत है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अध्याय 3 में आयोग के कृत्य के संबंध में बताया गया है। अब दोस्तों, इसकी धारा 9 कहती है आयोग के कृत्य। उपधारा 1 कहती है आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात बिंदु ए कहता है संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। बिंदु बी कहता है संविधान में और संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबंधित रक्षोपायों के कार्य को मॉनिटर करना। बिंदु सी कहता है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा के लिए रक्षापायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना। बिंदु डी कहता है अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना। बिंदु ई कहता है दोस्तों अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद के कारण उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना और उनको दूर करने के लिए अध्युपायों की सिफारिश करना। बिंदु एफ कहता है अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना। बिंदु जी कहता है किसी अल्पसंख्यक के संबंध में ऐसे समुचित अध्युपायों का सुझाव देना जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किए जाने चाहिए। बिंदु एच कहता है अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी विषय पर और विशिष्टतया उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर केंद्रीय सरकार को कालिक या विशेष रिपोर्ट देना। और बिंदु आई कहता है कोई अन्य विषय जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए। अब देखिए दोस्तों, धारा 9 आयोग के कृत्य के अंतर्गत अगर हम बात करें उपधारा 1 की, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कितना बेहतरीन ये सेक्शन, ये धारा बना दी गई है दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करेंगे उपधारा 2 की। केंद्रीय सरकार उपधारा 1 के खंड सी में निर्दिष्ट सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष एक ज्ञापन के साथ रखवाएगी, जिसमें संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और किन्हीं ऐसी सिफारिशों को यदि कोई हो स्वीकार न किए जाने के लिए कारणों का स्पष्टीकरण होगा। यानी कि दोस्तों देखिए, केंद्रीय सरकार के संबंध में इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई, जिसमें बताया गया है कि इनकी जो सिफारिशें हैं संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और यदि किसी मामले को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, किसी शिकायत को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो उसके कारणों को भी बताना होगा। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे उपधारा 3 की, जहां उपधारा 1 के खंड सी में विनिर्दिष्ट कोई सिफारिश या उसका कोई भाग किसी राज्य सरकार से संबंधित है, वहां आयोग ऐसी सिफारिश या उसके भाग की एक प्रति ऐसी राज्य सरकार को भेजेगा जो उस राज्य के विधान मंडल के समक्ष एक ज्ञापन के साथ रखवाएगी, जिसमें राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और किन्हीं ऐसी सिफारिशों या उनके भाग को यदि कोई हो स्वीकार न किए जाने के लिए कारणों का स्पष्टीकरण होगा।
दोस्तों उपधारा 4 कहती है आयोग को उपधारा 1 के उपखंड ए, उपखंड बी और उपखंड डी में वर्णित कृत्यों में से किसी का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अर्थात बिंदु ए, भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। बिंदु बी, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। बिंदु सी, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। बिंदु डी, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा करना। बिंदु ई कहता है साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। और बिंदु एफ कहता है कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। तो यानी कि दोस्तों अगर हम देखें तो इसके अंदर जो उपधारा 3 और उपधारा 4 में आयोग को बहुत ही शक्तियां भी दी गई हैं ताकि अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके और यदि उनके अधिकारों का वायलेशन होता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जा सके। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अध्याय 4 की। दोस्तों अध्याय 4 कहता है वित्त लेखा और संपरीक्षा। धारा 10 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान, यानी कि दोस्तों माननीय आयोग को केंद्रीय सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाएगा उसके संबंध में धारा 10 हमें बताती है। धारा 10 की उपधारा 1 कहती है केंद्रीय सरकार संसद की विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक विनियोग किए जाने के पश्चात आयोग को अनुदानों के रूप में उतनी धनराशि का संदाय करेगी जितनी केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। उपधारा 2 कहती है दोस्तों आयोग उतनी धनराशि खर्च कर सकेगा जितनी वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ठीक समझे और वह धनराशि उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अनुदानों में से संदेह मानी जाएगी। यानी कि दोस्तों देखिए किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, माननीय आयोग को चलाने के लिए हमें अनुदान की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो वो अनुदान करती है केंद्रीय सरकार। उसके बाद जो केंद्र सरकार जो चीज समझती है, जो अनुदान करती है, उसके बाद माननीय आयोग जो चीज समझता है अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन अनुदानों का व्यय कर सकता है जो कि धारा 10 में बताया गया। दोस्तों अब दोस्तों बात करेंगे धारा 11 की, लेखे और संपरीक्षा। उपधारा कहती है आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्रारूप में लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए। यानी कि दोस्तों उपधारा 1 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक साहब की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। उपधारा 2 कहती है दोस्तों आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संदेह होगा। उपधारा 3 कहती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो साधारणतया नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया बहियों, खातों, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज पत्रों को पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। तो यानी कि दोस्तों लेखा और संपरीक्षा जो धारा 11 है वो बताती है कि किस प्रकार से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे धारा 12 की। धारा 12 यानी वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में बताती है दोस्तों आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलाप का पूर्ण विवरण होगा ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए तैयार करेगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजेगा। यानी कि दोस्तों वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में बताया गया है कि केंद्र सरकार को यह रिपोर्ट भेजना
अति आवश्यक है दोस्तों, जो कि माननीय आयोग द्वारा भेजा जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 13 की, वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का संसद के समक्ष रखा जाना। यदि दोस्तों इसमें संसद की एक अहम भूमिका बताई गई है। केंद्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों पर, जहां तक उनका संबंध केंद्रीय सरकार से है, की गई कार्रवाई के ज्ञापन और ऐसी सिफारिशों में से किसी के अस्वीकार करने के कारण यदि कोई हो, सहित और संपरीक्षा रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। यानी कि दोस्तों देखिए, केंद्रीय सरकार जो है संसद के समक्ष इन रिपोर्ट्स को रखवाएगी ताकि संसद के संज्ञान में हर बात रहे। अब दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत अध्याय 5 की दोस्तों, जो बताता है प्रकीर्ण, जिसमें धारा 14 बताती है दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारी वृंद का लोक सेवक होना। आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसके जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष वगैरह, ये लोक सेवक माने जाते हैं। धारा 14 में ये बताया गया है। धारा 15 कहती है दोस्तों नियम बनाने की शक्ति। उपधारा 1 कहती है केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। उपधारा 2 कहती है विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। अर्थात बिंदु ए कहता है धारा 4 की उपधारा 5 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को, 5 की उपधारा 2 के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें। बिंदु बी कहता है दोस्तों धारा 9 की उपधारा 4 के खंड एफ के अधीन कोई अन्य विषय। बिंदु सी कहता है वह प्रारूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन रखा जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे बिंदु डी की, वह प्रारूप जिसमें और वह समय जब वार्षिक रिपोर्ट धारा 12 के अधीन तैयार की जाएगी। बिंदु ई कहता है कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए। अब दोस्तों धारा 3 कहती है इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के लिए पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 16 की, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यानी कि दोस्तों देखिए, कोई भी जब कोई संस्था बनती है, कोई मान्य आयोग बनते हैं, तो उसमें जब प्रैक्टिकली जब वर्क किया जाता है तो कई कठिनाइयां भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं दोस्तों। तो उसको सोल्व करने के बारे में, उन कठिनाइयों को दूर करने की बात धारा 16 में बताई गई है, जो कि हमारा इस अधिनियम का अंतिम ये धारा है 16, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। उपधारा कहती है यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। यानी कि दोस्तों इसके अंदर केंद्रीय सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है, किसको, कठिनाइयों को दूर करने में। परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों 2 वर्षों के अंदर तो हो सकता है संशोधन, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद कोई संशोधन उसमें संभव नहीं होगा। उपधारा तो कहती है इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश
उसके किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। यानी कि दोस्तों, कोई भी आदेश हो, कोई भी बदलाव होता है तो संसद के समक्ष रखना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम 1992, तो दोस्तों इसमें एक बात बहुत ज्यादा हमारे लिए समझने वाली है कि इसमें मुख्य तौर पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई है। अब दोस्तों, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 जो बनाया गया है, इसके पीछे एक वैज्ञानिकता को आप समझिए। जहां पर एक बहुत बड़ा समुदाय होता है, वो समुदाय बड़ा होने की वजह से शक्तिशाली भी हो जाता है, लेकिन उसी स्थान पर अगर कोई छोटा समुदाय होता है तो कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि वो बड़ा समुदाय उस छोटे समुदाय को दबाने की कोशिश करता है, उस पर कभी कभी अत्याचार भी प्रारंभ कर देता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, इस सीरीज को आप देख ही रहे हैं ध्यान से, लेकिन मैं इसमें आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि यदि कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये वीडियो उस तक पहुंचाएं ताकि वो इस वीडियो को समझकर, जानकर अपने अधिकारों को इंप्लीमेंट कर सके प्रैक्टिकली दोस्तों। तो दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपसे पुनः निवेदन करता हूं दोस्तों कि हमारा जो YouTube चैनल है, जो कि लीगल अवेयरनेस मिशन को लेकर चल रहा है, एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, तो दोस्तों इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, अपने परिवार में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग अपने अधिकारों को समझ सकें और हमारा पूरा देश सशक्त बन सके। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।